Okay, so good evening, dear students. Last time we had discussed concept of series LCR circuit and sharpness और LCR के ऊपर जो बेस्ड हमारे कल के concepts थे वो सब हम लोग कर लिए. ठीक है. Now two lectures are still remaining. आज जो लेक्चर हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सर्किट. अगर ये कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल और कल ही फिर एलसी ऑसिलेशंस जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो स्टार्ट कर देंगे. मीन्स दो लेक्चर है आज का कल का, बट आई डोंट थिंक कि आज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो पाएगा. आज थियोरेटिकल काफ़ी है तो मुझे उसमें समझाना होगा आप लोगों को. ठीक है, बट नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट जो है वो तो हमारा कल या परसों हो ही जाएगा चैप्टर. ठीक है, ये चैप्टर एज यू नो बहुत सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, दैट्स वाई आराम आराम से पढ़ना. नोट्स आजकल में मैं पूरे सेट कर लिया हूँ, आपको सेंड कर दिए जाएंगे. ठीक है. नाउ आज जो हमें स्टडी करना है दैट इज ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर. ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर. ओके, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर. कल हमने जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका कंसेप्ट स्टडी किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक सर्किट की, हर एक मटेरियल की, हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है. अब हमने स्पेशली एलसीआर सर्किट स्टडी किया था कि अगर जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हम सर्किट में दे रहे हैं विद द एसी सोर्स, हमने सर्किट में एसी सोर्स लगाया था, एलसीआर तीनों मिलकर इनकी अब एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं. इफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच विद नेचुरल दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट, ऑन दैट टाइम करंट विल बी मैक्सिमम. करंट उस वक्त मैक्सिमम होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, बहुत ज़्यादा. करंट का मैंने एक ग्राफ बनाया था. जनरली एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक एंड वैली. वो पीक एंड वैली बहुत बड़ी बड़ी बनेगी. ठीक है. सिंपली अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट की अगर मैच हो जाएगी तो उस वक्त हम लोगों को उस सर्किट में करंट सबसे ज़्यादा मिलेगा. तो इस कंसेप्ट का यूज़ हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है और कहाँ है. देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, बट मैं आप लोगों को एक से दो यूजेस, मतलब यूजेस हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको आपको समझाने के लिए मैं एक से दो यूजेस आपको बताने वाला हूँ. ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा. ठीक है. ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर का मतलब ये है कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में या अभी भी रेडियोज होते हैं. रेडियोज में नॉब्स होते हैं. नॉब्स से आप चैनल चेंज करते हो. जब आप एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाते हो तो बीच में घर 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 घड़ाहट की आवाज़ आती है. फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर चैनल फिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, एंड उसका साउंड, मैक्सिमम साउंड आपके कानों में आता है. अब वो चाहे गाने हों या फिर गानों के अलावा या जैसे कमेंट्रीज. पहले ज़माने में जब टीवी नहीं थे लोगों के पास ज़्यादा, तो उस वक्त जो है वो रेडियो के ऊपर कमेंट्री सुनी जाती थी. आजकल भी बहुत से बार्बर जो बाल बनाते हैं वो रेडियो रखे रहते हैं, वो कमेंट्री और न्यूज़ें सुनते रहते हैं. दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, रेडियो एफएम, मिर्ची, बउआ, बहुत सारे हैं. वो आप लोगों को पता होगा, आप लोग इस ज़माने के, हम लोग इस ज़माने के हैं, तो हम सबको पता है कि ये सारी क्या चीज़ें हैं. ठीक है. तो कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट ये है कि सपोज बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं हमारे आसपास में. नागपुर में तो बहुत सारे, दो चार फेमस है जो मैंने अभी आपको बताया, और हमारे पास एक रेडियो है घर में. अब जितने भी रेडियो स्टेशन हैं, मान लेते हैं कि 50 रेडियो स्टेशन है नागपुर में. हर एक रेडियो स्टेशन की अपनी फ्रीक्वेंसी है. सब ने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी स्पेस में ऐसे इस आसमान में छोड़ी हुई है, और हमारा रेडियो. अब मान लेते हैं कि वो बोलते हैं ना रेडियो मिर्ची 93.5 एफएम वाला. ठीक है. एफएम मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एफएम जो है उसका फुल फॉर्म है, एफएम का वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. इसके बाद एक चैप्टर था सेमीकंडक्टर के बाद पेपर 2 में, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन. तो वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले से नहीं है, 2 साल 3 साल पहले से उसको हटा दिया.
तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता था, तो वो अगर सिलेबस में होता तो मैं आपको पढ़ाता, बट वो हमारे सिलेबस में पहले से ही नहीं। सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो 93.5 रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी स्पेस में है। अब अगर रेडियो मिर्ची एफएम में वहाँ पर कौन सा सॉन्ग चल रहा है मुझे अगर सुनना है घर में बैठे हुए, तो मैं अपने रेडियो का नॉब चेंज करूँगा। रेडियो में भी देखा होगा पुराने ज़माने वाले, उसके ऊपर पॉइंटर्स बने रहते थे अलग अलग फ्रीक्वेंसी। हमने 93.5 सेट की, तो रेडियो मिर्ची 93.5 जो नागपुर में गाना चल रहा है वो हमारे रेडियो में चलने लगता था। कैसे हो गया? तो क्या किया हमने, वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी 93.5 रेडियो एफएम वाले मिर्ची एफएम वालों की, ठीक है, एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो स्पेस में हमने अपने एलसीआर सर्किट, रेडियो में क्या होता है एलसीआर सर्किट, रेडियो में एलसीआर सर्किट में सी और एल में कुछ चेंजेस करके अभी बताऊंगा मैं। हमने अपने रेडियो एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर दी, 93.5, जो कि रेडियो एफएम मतलब रेडियो मिर्ची इनकी फ्रीक्वेंसी है 93.5 एफएम, उनकी फ्रीक्वेंसी स्पेस में थी। हमने अपने रेडियो की एलसीआर सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या कर दी है, रेडियो में एलसीआर सर्किट है, सब कुछ एलसीआर सर्किट में हो रहा है। अब मैं बार बार बोलूंगा रेडियो में, तो आप समझ जाना उसके अंदर एलसीआर सर्किट है। तो हमने अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो है वो 93.5 कर दी। अब रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेडियो मिर्ची एफएम जो नागपुर पावर स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर दी। याद कीजिए कल अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जरूरी नहीं है कि आप सर्किट में ही अप्लाई फ्रीक्वेंसी दो, कहीं से भी। भाई रेडियो में क्या होता है, एंटेना होता है, देखा होगा आप लोगों ने, वो एंटेना उस फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कैच करता है, ठीक। तो जैसे वो उस 93.5 को कैच करेगा, और अगर हमारे रेडियो की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 2-3 नाम थे उसके, कल बताया था, उससे मैच हो जाती है, तो फिर रेडियो एफएम मिर्ची में क्या चल रहा है, रेडियो मिर्ची एफएम में क्या, कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा सॉन्ग चल रहा है, क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है, राजनीति से रिलेटेड क्या चल रहा है, वो हमारे रेडियो से उसकी आवाज़ आने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर पावर, आकाशवाणी की अलग है, 93.5 रेडियो मिर्ची की अलग है, बिग एफएम की अलग है, बउआ की अलग है, बउआ का जोक जो चलता है आजकल, देखा होगा नागपुर में आप लोगों ने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, सारे के सारे पावर स्टेशन जितने भी रेडियो स्टेशन है, सब ने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी स्पेस में क्या कर दिया, छोड़ दी। अब आप अपने सर्किट की एलसीआर सर्किट जो रेडियो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर उससे मैच कर देते हो, तो आपको उस रेडियो स्टेशन की आवाज, जो भी गाना चल रहा है, आपके रेडियो में से आने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अप्लाइड और नेचुरल दोनों मैच होंगे, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जैसे ही रेडियो मिर्ची 93.5 की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेडियो एलसीआर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हुई, वैसे ही वहां पर एम्पलीट्यूड करंट का मैक्सिमम हो जाएगा। अगर करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो उसकी वजह से पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब 93.5 का पावर ज्यादा हो गया, इस वजह से उसकी आवाज हमको सुनाई देगी। दिस कंसेप्ट इज नोन एज ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर। ट्यून करना, मैच करना, हम बोलते हैं ना ट्यूनिंग बनाओ एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ मैच करो। जनरली सिंगिंग कंपटीशन में होता है, अगर 4-5 लोग हैं तो हम लोग बोलते हैं ट्यून में रहो, ट्यून में, मतलब चारों पांचों का वॉइस एक साथ निकलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसका इफेक्ट पड़ सके। सो ये हमारा कंसेप्ट है आज का, दैट इज ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर, ठीक है। एक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसी के अंदर क्यू फैक्टर, बैंडविड्थ, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, बट पहले हम लोग ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखता हूं मैं, ठीक है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर में नंबर 1, रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय different stations at different frequencies, जाने दो उसका पूरा समझो। पहला पॉइंट क्या, रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट स्टेशंस एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो हम नागपुर की बात करते हैं, बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, 3-4 के तो मैंने नाम आपको गिना दी, और भी लोकल लेवल पर और बड़े लेवल पर, ठीक है।
तो सब रेडियो सिग्नल्स की ट्रांसमिटेड मतलब डिफरेंट स्टेशन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमारे स्पेस में, हमारे आसमान में क्या है, फैली हुई है। अलग अलग रेडियो स्टेशंस के अलग अलग है, सब थोड़ा बहुत करीब करीब रहती है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमने कि किसको क्या फ्रीक्वेंसी देना है। 93.5 जो है वो रेडियो मिर्ची की होगी, 92.3 या 5 जो है वो बिग एफएम की है, आकाशवाणी की अलग है, ऐसे करके सबकी अलग होती है, ठीक है। और ये सिंपली हर्ट्ज में, रेडियो फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज में होती है। टीवी वाली या हमारे मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज हो, ये मेगा हर्ट्ज और उसमें होती है, ये सिंपल हर्ट्ज में होती है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वेव्स जो है वो, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी, ऐसा वेव बना दी मैंने, ठीक है। 93.5 की हो गई, उसके बाद ये 92.7 वाली हो गई बिग एफएम की, बिग एफएम, ठीक है। ये रेडियो मिर्ची है, ये क्या हो गया, रेडियो मिर्ची की हो गई। और इसको मान लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी 98.3 आकाशवाणी की, आकाशवाणी, ठीक है। नागपुर में आकाशवाणी भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। 98.3 फ्रीक्वेंसी, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मैं कोई रेडियो सुनता नहीं, कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये मैच करने मत बैठ जाना। हाँ, रेडियो मिर्ची के 93.5 है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इस वजह से जो है थोड़ा सा वो याद होगी मे बी, ठीक। अब क्या होता है, हमारे रेडियो में एंटेना होता है, देखा होगा पुराने ज़माने में टीवी का एंटेना होता था, छतों के ऊपर लगा होता था घरों के, अभी रेडियोज़ में एंटेना होता है। तो मान लेते हैं हमारा ये एक ऐसा एंटेना है, रेडियोज़ में लगा रहता है, इतना बड़ा मेरे पास है नहीं तो दिखा देता आप लोगों को, ठीक है। ये एंटेना है, तो ये एंटेना स्पेस में जितनी भी व्हाट वी कैन से कि वेव्स होती हैं, उन सबको ये क्या करता है, कैच करता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जो हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट में हमारी ये बात है। तो रेडियो के जो एंटेनास होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैच करते हैं बाय द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन, स्पेशली म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पढ़ना है, तो हम लोग एक अलग ही टेंजेंट पर चले जाएंगे कि ये फंक्शन कैसे होता है। राइट नाउ हमें सिर्फ ट्यूनिंग के बारे में पढ़ना है, इसकी फंक्शनिंग अलग है, वो मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में था एंड दैट चैप्टर इज डिलीटेड, तो हमें उसमें नहीं जाना है। बस इतना पता होना चाहिए कि किस फेनोमेना से कैप्चर करते हैं, बाय द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसको ये कैप्चर करता है। तो इसमें अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज आती हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर बहुत सारे, ये तो 3 मैं बता रहा हूँ, 300 भी कैच कर सकते हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होगी, इसकी जो भी रेंज होगी हर एक रेडियो की, उतनी फ्रीक्वेंसीज को ये क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक। सो नंबर 2, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर पिक्ड अप बाय द एंटेना। मैं आपको जो पढ़ के बता रहा हूँ, पूरा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर पिक्ड अप, कैच्ड बाय द एंटेना बाय इंडक्शन, जो मैंने बताया स्पेशली म्यूचुअल इंडक्शन। बाय करस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसीज अ नंबर ऑफ वोल्टेजेस अपीयर अक्रॉस रेडियो सर्किट, ठीक है। एंटेना लगा दिया रेडियो में, सब लिखा हुआ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को इसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक। हमारे रेडियोज में हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग वोल्टेज वहां पर बने रहते हैं हमारे रेडियोज में, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसीज आर नंबर ऑफ वोल्टेजेस अपीयर अक्रॉस रेडियो सर्किट। रेडियो जो सर्किट है हमारा, एलसीआर सर्किट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेडियो सर्किट, नाम तो रेडियो ही होता है, बट अंदर मेन कौन है, एलसीआर सर्किट। तो हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियो सर्किट में पर्टिकुलर वोल्टेजेस होते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर है उनको पता ही है कौन कौन सा होता है। तो हर एक, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को रेडियो का एंटेना कैप्चर करता है। हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियो के अंदर जो एलसीआर सर्किट है उसमें जो है वो अलग अलग वोल्टेजेस जो है वो बने रहते हैं, क्रिएट हो जाते हैं हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, द रेडियो सर्किट इज अ एलसीआर सर्किट। मैंने पहले बताया, इतना बड़ा हम लोगों ने जो एलसीआर सर्किट पढ़ा है, एलसीआर सर्किट का मैं डायग्राम बना दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो हमारा है, ये एल आर सी, ये जो एल आर सी सर्किट, एल सी आर सर्किट, सी आर कुछ भी बोलो, सबसे ज़्यादा फेमस पढ़ने में आसान होता है एल सी आर,
ठीक है। तो रेडियो है क्या एक्चुअली? रेडियो एक्चुअली उसके अंदर जो है वो मेन कौन है? एलआरसी सर्किट, मतलब उसके अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टर तीनों का यूज किया गया एंड तीनों को सीरीज में लगाया गया, ठीक है। तो रेडियो कोई बहुत टफ चीज नहीं है, इट इज सिंपली और नथिंग बट द एलसीआर सर्किट इन सीरीज, ठीक, जो हमने इतना सारा पढ़ा हुआ है। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीजें उस दिन भी स्टडी की थी। हमने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर एलसी। याद आया? लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, एफ नॉट दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर एलसी। मैंने ये भी बताया था दैट रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस ऊपर नीचे, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, रेजिस्टेंस का यहाँ कोई रोल कॉल है ही नहीं, ठीक है। एफ नॉट किस पर डिपेंड करता है? एलसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर हम लोग एल और सी को चेंज करेंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब एलसी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि रेडियो में बार बार एल और सी निकाला दूसरा लगाया, फिर निकाला दूसरा लगाया। वो नॉब की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, वो पूरा अंदर सिस्टम बना रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिससे नॉब को आगे पीछे घुमाने से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? सेट, मतलब उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। तो अगर हमें 93.5 था, रेडियो एफएम आ रहा था, अब हमें बिग एफएम सुनना है 92.5, तो रेडियो के नॉब को हम पीछे करते थे। नॉब पीछे करने से सी की वैल्यू चेंज होती है, सबसे ज्यादा सी को चेंज किया जाता है, एल को उतना चेंज नहीं किया। सी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा फैक्टर चेंज होगा, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, हमने कितनी कर दी अपने रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी? नॉब को घुमाकर 92.7। अब जैसे 92.7 की, अब कौन उसके साथ मैच हो गया? बिग एफएम। तो बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी 92.7, रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 92.7, दोनों मैच कर गई, मतलब अब बिग एफएम वाला करंट क्या हो जाएगा? बहुत बड़े बड़े वाइब्रेशन लेगा, उसकी वजह से जो पार बनेगा अब वो ज्यादा हो जाएगा और उस पार की आवाज ज्यादा आएगी, तो अब हम लोग बिग एफएम की जो है वो आवाज ज्यादा सुनेंगे। अच्छा, 93.5 से 92.7 जब हम पीछे जाते हैं, है ना, 92.7 93 तो क्लोज है ना। तो आप देखा होगा जब हम रेडियो के चैनल स्पेशली चेंज करते हैं तो बीच में घड़ की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा तो क्या होगा? बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे आपने देखा क्लासरूम में जब कोई टीचर नहीं है या टीचर है भी अपना कोई काम कर रहे, तो बच्चे सारे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, तो आपको कोई भी आवाज़ क्लियर नहीं आती, बिल्कुल मछली बाजार लगने लगता है। बस वैसे ही है, जब आप नॉब चेंज करते एग्जैक्टली उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंचोगे तो करंट मैक्सिमम होगा, आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। अदरवाइज क्या होगा? उस वैल्यू पर एग्जैक्टली आप नहीं पहुंचोगे, देन व्हाट विल हैपन? इन दैट सिचुएशन आप लोगों को जो है वो गड़बड़ की आवाज़ आएगी। पुराने रेडियोज़ में था, आजकल और अच्छे, अब तो रेडियो का ज़माना खत्म हो गया, अब तो मोबाइल में सब कुछ आ गया है, और मोबाइल का बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं होता, ठीक है। सो सिंपली रेडियो सर्किट्स इन अ सीरीज एलसीआर इज व्हाट, या जो हमारा रेडियो के अंदर यूज होता है सर्किट, वो क्या होता है? सीरीज एलसीआर सर्किट होता है, ठीक है। अगले कंसेप्ट पर चलते हैं जो मैंने बताया अभी। बाय टर्निंग द नॉब ऑफ अ रेडियो वी एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस C और L, समटाइम्स दिस चेंजेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। जो मैंने अभी आपको बताया, नॉब चेंज करने से रेडियो का क्या होता है? रेडियो का नॉब पीछे आगे ऐसे कड़कड़ करने से उस रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं। तो नॉब चेंज करने से क्या होता है? नॉब चेंज करने से रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। रेजिस्टेंस को तो कोई लेना देना है नहीं, तो रेजिस्टेंस तो पहली दौड़ से बाहर हो गया। अब इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में भी सबसे ज्यादा जो चेंज होती है वैल्यूज, वो कैपेसिटेंस की होती है। इंडक्टर की उतनी ज्यादा चेंज नहीं करते हम लोग। इन जनरल जो मोस्ट ऑफ द रेडियोज है उसके अंदर जो चेंज होता है वो किसको चेंज होना पड़ता है? कैपेसिटेंस को चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो नॉब घुमाया, तो नॉब के घुमाने से क्या चेंज हुई? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो। अब अगर हमें जाना आकाशवाणी का न्यूज़ सुनना है, तो आकाशवाणी के लिए मान लेते हैं कि 98.5 है उसका फ्रीक्वेंसी जो स्पेस में है, तो अब 98.5 वाले को हमारे एंटेना को कैच तो कर रहा है वो 98.5 को भी, बट अब 98.5 के लिए हम चाहते हैं कि वो आवाज़ हम अपने रेडियो में सुने। तो कंसेप्ट क्या है? रेडियो से 98.5 एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर दूं? 98.5।
आकाशवाणी की कितनी है 98.5, एंटेना तो कैच कर ही रहा है, बट अब दोनों अप्लाइड और नेचुरल दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। जैसे सेम हुआ करंट मैक्सिमम तो उसका पावर मैक्सिमम तो बाकी सारे में से जो है वो उसका आंसर हमें सुनाई देगा, ये जो भी कमेंट्री वहां पर चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा 4 पॉइंट्स हो गए, अब इसके बाद थोड़ा सा और सुनो आपको, ठीक है। नंबर 5 सुनो, ऑल्दो, सुनो ध्यान से, फिर उसको भी एक्सप्लेन करना। ऑल्दो द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इंड्यूस्ड इन रेडियो सर्किट बाय मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन्ड बाय दैट फ्रीक्वेंसी विच मैचेस विद रेजोनेंट। आराम से फिर से पढ़ता हूं, आराम से सुनो। ऑल्दो द वोल्टेज corresponding to all the frequencies are induced in radio circuit but maximum current is obtained for that frequency which matches with resonant frequency। बिल्कुल सिंपल भाई, 10 फ्रीक्वेंसीज, 10 रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसीज स्काई में थी। हमारा रेडियो का एंटेना 10 की 10 फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा था, कैच कर रहा है, सबकी कैच कर रहा है, उसका काम ही है कैच करना, बाय द फेनोमेना, बाय द मेथड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, हर एक फ्रीक्वेंसी की वजह से अपना अपना वोल्टेज होगा, हर एक फ्रीक्वेंसी की वजह से अपना अपना वोल्टेज होगा। तो अगर 10 फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर किया है तो कितना वोल्टेज, 10 वोल्टेज, मतलब 10 तो अपना सबका अपना 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 वोल्टेज डिसाइड हो गया होगा रेडियो सर्किट। अब किसका वोल्टेज मतलब किसका पावर सबसे ज्यादा होगा, तो कंसेप्ट तो आपको पता है भाई, 10 फ्रीक्वेंसीज है, 10 में से वो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, स्पेशली सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट और पावर कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे, और वही हम लोगों को कानों में सुनाई देगा, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये बैंडविड्थ क्या है और सारी चीजें क्या है। हम ग्राफ बनाएंगे किसका, फ्रीक्वेंसी का एंड करंट का, ठीक है। हम ग्राफ बनाने वाले हैं किसका, फ्रीक्वेंसी एंड करंट का। साइड में बना देता हूं, ग्राफ की बार बार हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग ले लेंगे फ्रीक्वेंसी और दूसरी तरफ ले लेंगे हम लोग अपना करंट, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये ग्राफ बनाया, कल के लेक्चर में हम लोगों ने इस ग्राफ को बनाया था। आपको पता है करंट और Z दोनों में 36 का आंकड़ा है ना। Z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, Z मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा, ठीक। तो कल जो हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी करंट की, वो डायग्राम आप लोगों को कुछ ऐसे मिली थी, ठीक है, ऐसे मिली थी। देखो ये 0 है, ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे मान लो ये पूरा 100 फ्रीक्वेंसीज तक का हमारा है रेंज। मतलब हम अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी 0 से लेके कहां तक सेट कर सकते हैं, 100 तक सेट कर सकते हैं, 0 से लेकर 100 तक। अब हमें पता है 0 से लेकर 100 तक नागपुर में जितने भी स्टेशन है सबकी फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, ठीक। तो एग्जैक्टली यहां पर देखो, यहां पर इसका नाम मैंने क्या दिया था, F0। F0 मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो मैंने जो है वो रेडियो मिर्ची वाला सुनना चाहता हूं, रेडियो मिर्ची वाला, ठीक है। तो रेडियो मिर्ची वाले का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, सपोज 93.5। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे पता होता नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हो सकता है 93 तो रेडियो मिर्ची वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 93.5, जो स्पेस में। हमने अपने रेडियो से क्या किया, उसके LCR सर्किट का 93.5 कर दिया, दोनों मैच हो गया। तो एग्जैक्टली इस फ्रीक्वेंसी पर, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, इस पर रेजोनेंस हुआ होगा। रेजोनेंस हुआ होगा क्या मतलब क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, इस समय हमारे रेडियो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी
उस रेडियो स्टेशन के अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से क्या हो गई है, मैच। ठीक है, इस वजह से हम लोगों को रेडियो मिर्ची 93.5 एफएम का जो करंट है वो सबसे क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। सबसे क्या मिलता है, मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम। तो ये है हमारा केस। अच्छा, अब अगर हम लोगों को, मैंने बताया आकाशवाणी सुनना है, क्या सुनना है, आकाशवाणी। तो आकाशवाणी कितना है भैया, आकाशवाणी 98.5 पर है। तो अब हम अपने नॉब को घुमाएंगे। जब हम नॉब को घुमाएंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हम उस रेडियो के अंदर जो एलसीआर सर्किट है उसमें जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू को चेंज करने से क्या होता है, वी हैव द फॉर्मूला 1/2 पाई रूट ओवर LC। भाई सी चेंज करने से नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो सी को चेंज करके हम उस रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 98.5। 98.5 जैसे ही रेडियो की कर दी, उसने क्या किया, आकाशवाणी की फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया। अब उसके लिए फिर वो ऐसा बनेगा, उसका रेजोनेंट यहां पर आएगा, ये 98.5 वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग जब चैनल सुनना चाहते हैं तो आप अपने रेडियो सर्किट की, अब हमारे जो पूर्वज हैं, मम्मी पापा या जो भी हमारे ग्रैनीज है, ग्रैंडफादर है, उनको थोड़ी पता, उनको बस इतना पता है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, रेडियोज में ऐसा पूरा रेडियो तो इतना बड़ा रहता था, उसमें मेन काम क्या चीज़ है, यहाँ पर एक स्क्रीन रहती थी इतनी बड़ी और उसके नीचे एक नॉब बना रहता था और इसके ऊपर ऐसा पूरा फ्रीक्वेंसीज लिखी रहती थी। ठीक है, और नॉब के साथ एक पॉइंटर कनेक्टेड रहता था। क्या करते थे, नॉब को घुमाओ तो पॉइंटर घूमता था, अगर पॉइंटर 98.5 पर चला गया तो हमारे इस रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 98.5। वो मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिकली अंदर सब सेट करके रखते हैं कि आप इसको घुमाओगे तो अंदर फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस हमको नहीं पढ़ना है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। उससे सी की वैल्यू चेंज हो रही है, समटाइम्स इंक्रीज होती है, समटाइम्स डिक्रीज होती है। यहाँ पर पता है आपको, अगर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो सी की वैल्यू बढ़ाना होगा, अगर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो सी की वैल्यू घटाना होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक, तो वो सब मैन्युफैक्चरर का पार्ट है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना था, कंसेप्ट पढ़ना है। तो ये होता है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। अभी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर करंट का वैल्यू कैसा हो जाता है, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको लिखता हूं मैं सर, द पावर आउटपुट, the power output of circuit, the power output of circuit is maximum for I naught max, for I naught max। क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम करंट के लिए पार भी क्या होगा, द पावर आउटपुट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम फॉर आई नॉट मैक्स। अगर करंट मैक्सिमम हो गया है तो उसकी वजह से सर्किट का आउटपुट पावर वो भी मैक्सिमम होगा, उसी वजह से तो हम लोगों को वहां पर जो भी चल रहा है उस रेडियो स्टेशन में वो सुनाई देगा। ठीक है, तो क्या है, अगर करंट मैक्सिमम हो जाता है तो हमारे सर्किट में जो आउटपुट हमें मिलेगा पावर का वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एवरेज पावर, एवरेज पावर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, और एवरेज पावर वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा, उसका जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, जिसमें से कॉस फाई को हमने क्या बोला था, कॉस फाई को हमने बोला था पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। ठीक है, कॉस फाई को हमने क्या बोला था, पावर फैक्टर बोला था। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, पावर फैक्टर बोला, बट एक्चुअली महाराष्ट्र स्टेट के सिलेबस में एवरेज पावर वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना होगा और आगे इसके अंदर जो चीज बता रहा हूं उसको याद रखना पड़ेगा। बिकॉज एवरेज पावर के 3 केसेस थे, पूरा का पूरा टॉपिक इस साल जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना डिलीट हो चुका है। दैट्स वाई आप लोगों को इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
ओके, सो ये क्या हो गया हमारा cos फाई पावर फैक्टर होता है। अब यहां पर आप फाई की वैल्यू, फाई होता है फेज, फाई की वैल्यू होती है 0। अब इसमें पूछना पाछना मत, क्योंकि पावर फैक्टर डिलीट कर दिए गए, पढ़ाया नहीं है मैंने। बस इतना मान लो कि cos फाई कितना हो गया 0। अब हम एक काम करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। P इक्वल्स टू वी आर एम एस। वी क्या होता है? आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वी आर एम एस को देखो, ये तो है वी आर एम एस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई आर एम एस इंटू आर। भाई वी क्या होता है? आई आर, और यहाँ पर पहले से एक आई आर एम एस है, और ये क्या है? कॉस। और मैंने पहले बताया इस केस में कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कॉस 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो पार हमारा कितना हो गया? आई आर एम एस, तो कितना हो गया? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या बताया भाई, जब करंट मैक्सिमम होगा तो उस करंट के लिए हमारा जो रेडियो सर्किट होते हैं उसके अंदर आउटपुट पावर भी कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। अब ये है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस फाई, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया, बट हमको क्या बोला? पावर मैक्सिमम होना। अगर पावर मैक्सिमम होना तो ये फॉर्मूला कब मैक्सिमम हो सकता है? जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। cos फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। 1 कितने पर आता है? जब फाई कितना होगा? 0। cos 0 पर 1 आता है। तो ऐसे याद रखना, cos 0 1 हो गया तो ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। cos 90 0 होता है तो ये पूरा पावर 0 हो जाएगा। cos और आगे -1 होता है तो वो माइनस में लेस हो गया। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है cos की? 1। और वो किस पर होती है? जब cos का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पर फाई कितना होगा? 0। तो ये हमारा कंसेप्ट आ गया, जिसमें पावर हमें कैसा मिला? मैक्सिमम मिला। पावर हमें कैसा मिला? मैक्सिमम मिला। ठीक है, ओके। अब एक मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है P मैक्स, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वैसे इसको मैं बता देता हूं कैसे लिख रहा हूं मैं। आपको पता है आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2। कल किया था हम लोगों ने, ये प्रीवियस लेक्चर्स में किया होगा। आई आर एम एस कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट 2। तो देखो आई आर एम एस ये भी मैक्सिमम पावर है, ठीक है। आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट अपॉन रूट 2। तो मैंने इसको यहाँ लिखा आई नॉट अपॉन रूट 2, बट यहाँ क्या है? स्क्वायर है, तो इसका क्या आ जाएगा? ये मैक्सिमम करंट है, इसका क्या है? स्क्वायर, और ये कितना आया हमारा? आर। तो ये आई है हमारे किसकी वैल्यू? मैक्सिमम पावर, ठीक है। ये भी मैक्सिमम पावर है, बट यहाँ क्या? आई आर एम एस वैल्यू है करंट की। हमने क्या बोला? पावर आउटपुट जो मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा करंट मैक्सिमम होगा। दैट्स व्हाई इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया कि करंट जब मैक्सिमम होगा तो हमारा पावर भी क्या होगा? रेडियो सर्किट में मैक्सिमम होगा। तो इसको सिंपली इस फॉर्मूले से कन्वर्ट किया। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है, आई नॉट मैक्स अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर। अब रूट 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जब इसको बाइफरकेट करेंगे तो इसके साथ तो रहेगा। तो पावर मैक्स इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स, इसका स्क्वायर और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये 2 बचा, यहाँ क्या बचा? आर, और ये क्या मिला हमें? पावर मैक्स। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना, इस वाले को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर मैक्स का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें नया ग्राफ बनाना ही पड़ेगा अभी, बिकॉज इसमें समझाने के लिए मैंने 2 ग्राफ्स आप लोगों को बना कर दे दिए थे, ठीक है। जस्ट वेट, ओके। अब अगला जो कंसेप्ट है हमारा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर उसका हम लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ आई नॉट मैक्स इज द मैक्सिमम करंट, इज द मैक्सिमम करंट, ठीक है, find the current for which
for which power is half of maximum power, for which power is half of मैक्सिमम पावर, इसको पता करने ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से पढ़ते हैं। इफ आई नॉट मैक्स इज द मैक्सिमम करंट, अगर आई नॉट मैक्स मैक्सिमम करंट है, फाइंड द करंट फॉर विच पावर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। सिंपल, अगर हमारा आई नॉट मैक्स है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा पावर भी क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट के लिए रेडियो सर्किट का आउटपुट पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो पी मैक्स हमने लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, करंट फाइंड द करंट फॉर विच पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, मतलब अब केस क्या है यहां पर, अब हमको बोल रहा है वो करंट फाइंड आउट करो जिस पर मैक्सिमम पावर हाफ हो जाता है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द पावर, वो पावर देखो, फाइंड द करंट फॉर विच पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, तो ये पावर पता करना है जिस पर हमारा मैक्सिमम पावर क्या हो जाता है, तो वो करंट पता करना है, जिस पर देखो आई नॉट मैक्सिमम करंट पर तो हमारा पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो हमें वो करंट पता करना है जिस पर हमारा मैक्सिमम पावर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर जब हाफ हो जाएगा तो उसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, और उसका हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को मैं कंटिन्यू करता हूं, इसी कंसेप्ट को, ठीक है। कैसे, देखो P इक्वल्स टू पी मैक्स, ये इधर ले लेता हूं मैं, यहां से सॉल्यूशन है, तो P इक्वल्स टू पावर पता कर रहे हैं कौन सा, जो P मैक्स का हमें हाफ हो, हमें वो करंट पता करना है जिस पर मैक्सिमम पावर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, हम पावर को अपने मन से ले लेंगे, IRMS वैल्यू, ठीक है, पावर IRMS, जैसे वो हीट नहीं होता, हीट H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ये वही है, I स्क्वायर R, तो यहाँ पर I स्क्वायर R, RMS ले लिया, हीट मतलब क्या, पावर तो है जो वेस्ट हो जाता है, तो I स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी ली, I स्क्वायर RMS इज इक्वल्स टू P मैक्स की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, I नॉट मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू R डिवाइडेड बाय 2, जो अभी मैंने वैल्यू इसके पहले बताई थी, ठीक है। वो P मैक्स की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू P मैक्स की, और ये 2 डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा है I स्क्वायर RMS इंटू R, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये किसकी है, ये मैक्सिमम पावर की है, डिवाइडेड बाय 2, ये वाला केस है हमारा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा I नॉट की वैल्यू फिर मैंने अभी बताई थी आपको, IRMS क्या होता है, I नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट 2, ठीक है, I नॉट का स्क्वायर अपॉन रूट 2, ये ऐसा होता है, IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है, या फिर सीधा ऐसा ले लो, I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, IRMS कितना होता है, I नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर I नॉट RMS की वैल्यू पुट करिए, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, I स्क्वायर RMS, सीधा एक सेकंड गड़बड़ हो गई है, ठीक है। IRMS की वैल्यू ये होती है, आराम से IRMS की वैल्यू कितनी होती है, I नॉट अपॉन रूट 2, बस हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पर IRMS की वैल्यू कितनी है, I नॉट अपॉन रूट 2 पुट किया, I नॉट अपॉन रूट 2 का यहाँ क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर, ये कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या बचा हमारा, I नॉट मैक्स का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, देखो ये स्क्वायर से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्चुअली कैसा हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर, ये 2 बच जाएगा, 2 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया, I नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू I नॉट मैक्स का स्क्वायर, और नीचे कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, नीचे कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैक्सिमम करंट हाफ होगा, ठीक है,
तो करंट कितना होगा वहां पर हमारा, आई नॉट स्क्वायर लिया ना, आई नॉट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जब आई नॉट ये स्क्वायर स्क्वायर इस पर हट जाएगा तो ये पूरा कितना आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाय, स्क्वायरिंग करेंगे या रूट करेंगे, इधर इससे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और इस पर रूट आ जाएगा, √2। तो जब मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2 होगा, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2 होगा, तो इस करंट पर हमारा पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाएगा। सो आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स अपॉन √2। ये वैल्यू याद रखो, करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 की वजह से जो करंट आएगा, ठीक है, मतलब आई नॉट मैक्सिमम करंट जितना भी होगा उसको जब हम √2 से डिवाइड करेंगे, आई नॉट मैक्स जितना भी होगा उसको जब हम √2 से डिवाइड करेंगे, तो जो करंट आएगा वो करंट, उस करंट पर हमारा जो मैक्सिमम पावर मिला था वो वहां पर क्या होगा, हाफ होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आई नॉट मैक्स आया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर को √2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, मान लेते हैं 5, वैसे तो √2 है, 2 रहता है तो 5 आता है, बट मान लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय √2 एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर ये वो करंट होता है जिस पर मैक्सिमम पावर जो आई नॉट पर मैक्स था वो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये चीज एक्चुअली हमें अगले ग्राफ में काम आएगी, इस वजह से मैंने यहां पर इसको बताया आप लोगों को। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज करस्पॉन्डिंग टू, इसको लिखना पड़ेगा, द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू आई नॉट मैक्स अपॉन √2, जो अभी मैंने निकाला, ये वो करंट जिस पर, ये वो करंट है, ठीक है, ये वो करंट है, इसको भी लिख देता हूं मैं, आई नॉट इज इक्वल्स टू, ये आया हमारा, ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स अपॉन √2 also have higher power, also have considerably, ठीक है, considerably high power, ठीक है, that is half of maximum power, half of maximum power, and their signals will interfere with natural signal। नेचुरल सिग्नल लिखो या रेजोनेंट, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो आई नॉट मैक्स पर पावर सबसे मैक्सिमम मिला, कंफर्म हो गया, ठीक, बट जो करंट आई नॉट मैक्स पर पावर सबसे मैक्सिमम मिला, फिर किसी न किसी जगह पर पावर हाफ भी होगा, तो जहां पर मैक्सिमम पावर हाफ होता है वहां पर करंट का फॉर्मूला क्या है, ये, तो जहां पर पावर हाफ होता है मैक्सिमम पावर का, उसके लिए भी जो फ्रीक्वेंसीज है ना, उसके लिए भी पावर काफी हाई है, फिर भी मैं अभी ड्रॉ करता हूं ग्राफ, पावर काफी हाई है, मतलब वो पावर क्या कर सकते हैं, हमारे नेचुरल सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंटरफियर कर सकते हैं, मतलब जितना शार्प आवाज हम सुनना चाहते हैं उतनी शार्प आवाज नहीं आती। इसको समझिए कैसे, ठीक है, इसका ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सा लिया मैंने, ठीक है, ये लिया, ओके, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी और ये हो गया हमारा करंट, ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना लेते हैं हम लोग, और ये हमारी क्या है माय डियर्स, ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दोनों घोटाला तो नहीं हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, दैट इज ओके। तो यहां पर जो हमारा करंट कैसा है, ये आई नॉट का है, इस जगह पर हमारा आपको पता है कि आई नॉट करंट कैसा होगा, मैक्सिमम,
तो अगर यहाँ पर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी, f0। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वो जगह है, ये वो जगह है, ठीक है, जहां पर हमारा करंट कितना है, I0 मैक्स अपॉन √2। ये वो जगह है जहां पर हमारा करंट कितना है, I0 मैक्स अपॉन √2। I0 मैक्स अपॉन √2 ये करंट की वो वैल्यू है जहां पर पावर, मैक्सिमम पावर का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब यहां पर मैक्सिमम पावर का हाफ है यहां पर, ठीक है, मैक्सिमम पावर का क्या है, हाफ है। अब कंसेप्ट ये है कि ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक, यहां पर आवाज अच्छी है, बट यहां पर देखो, इस फ्रीक्वेंसी को लेते हैं और इस फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं f0 और इसको बोल देते हैं f1, सॉरी ये f2 हो गया, ठीक है, ये f2 हो गया। इसको थोड़ा सा मैं सीधा बना लूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इतना तो आप लोग एडजस्ट कर ही सकते हैं। इसको f0 है, ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये f2 है और ये f1 है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां पर हमारा पावर कैसा है, मैक्सिमम है, यहां पर हमारा पावर कैसा है, मैक्सिमम है। तो इस रेंज में देखो, यहां पर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज होगी, यहां पर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज होगी, यहां पर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज होगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के बाद वाली जितनी फ्रीक्वेंसीज है, ये स्पेशली मैक्सिमम पावर, ये देखो यहां मैक्सिमम पावर f1, ये मैक्सिमम पावर f2, और इसके अंदर अगर ये मैक्सिमम पावर मान लेते हैं कि 100 वॉट है और ये मैक्सिमम पावर का हाफ है, तो ये कितना होगा, 50 वॉट। तो मैक्सिमम से 50 आने के लिए ये मैक्सिमम है और ये 50 वाली है, तो ये 90, 80, 60, 70 इसमें सब आए होंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज का पावर भी इतना होता है कि ये इस नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या कर सकती हैं, ये देखो, द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू दिस करंट ऑल्सो हो कंसिडरेबली हाई पावर। मतलब वो फ्रीक्वेंसीज जिसका पावर मैक्सिमम पावर के हाफ और इसके बीच में हो, ये फ्रीक्वेंसीज भी हमारे जो नेचुरल सिग्नल, दे आर फ्रीक्वेंसीज, इनकी फ्रीक्वेंसीज, ये इनके फ्रीक्वेंसीज भी हमारे नेचुरल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हम एक उससे दूसरे उसमें जाते हैं, बिग एफएम से, या ऐसा मान लेते हैं रेडियो मिर्ची एफएम से हम लोग चले जाते हैं किसमें, आकाशवाणी में, तो जाते जाते ये चीज होती है। खैर अभी वो एक अलग चीज है। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा है, ठीक है। ये जो यहां से लेकर यहां तक की ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये f1 हाफ पावर, अब इसके बाद वाली तो छोटी है, इसके बाद वाली तो छोटी है। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज है f1 से f2 तक, इसको, इस एरिया को, इतने रीजन को बोला जाता है बैंड विड्थ। इतने रीजन को क्या बोला जाता है, बैंड विड्थ बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, बैंड विड्थ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बाद एक और वर्ड लिख देता हूं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक कंसेप्ट है कि भैया बैंड विड्थ का ज्यादा होना उससे साउंड अच्छा आएगा कि बैंड विड्थ कम होगी तो साउंड अच्छा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंड विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज इंटरफियर करेगी, बैंड विड्थ जितनी कम होगी पीक हमारी उतनी शार्प आएगी। तो बैंड विड्थ कम होगी तो साउंड हमें शार्प मिलेगा, बैंड विड्थ कम होगी, देखो इसमें इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज है, 1 2 3 4 ऐसे, जितनी बैंड विड्थ कम होगी उतनी हमारे को साउंड जो है वो शार्प मिलेगा। सो फॉर sharp tuning, for a sharp tuning, ठीक है, मतलब sharp resonance, bandwidth should be small, bandwidth should be small। बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, शार्प ट्यूनिंग के लिए जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसीज कम डिस्टर्ब करेगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, और उतना साउंड हमें शार्प मिलेगा। मतलब ये केस है शार्प रेजोनेंस का। शार्प रेजोनेंस मतलब हम लोगों को कोई भी साउंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी को
ये हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिया, इसी को हम ओमेगा की टर्म्स में ले लेते हैं, ज्यादा अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स में अलग से बना हुआ है, ये पूरा एफ का बना है, इसके बाद ओमेगा का बना हुआ, बट मैं इसको ओमेगा में ले लेता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी को मान लेता हूँ ओमेगा 1, इसको ओमेगा नॉट ले लिया, और इसको हमने कितना ले लिया, ओमेगा 2 ले लिया, और इसको ओमेगा बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बैंडविड्थ कैसे निकाले? अच्छा, ओमेगा नॉट जो है, ओमेगा नॉट, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इनका देखो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा 1 ओमेगा 2 है एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, बट इनके ज्यादा फेमस नाम क्या पड़ गए हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ओमेगा 1 ओमेगा 2 का नाम पड़ गया हाफ पावर। देखो इन फ्रीक्वेंसीज पर पावर कैसा है? हाफ है, तो इनके ज्यादा फेमस नाम क्या है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या हो गया हमारे? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हो गए। ठीक है, बस 2-3 मिनट और उसके बाद काम खत्म हो गया हमारा। ठीक, अब बैंडविड्थ क्या होती है? तो ये तो पूरा बैंडविड्थ हुआ, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं। ये हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, इस हिस्से को डेल्टा ओमेगा से डिनोट किया जाता है, इस हिस्से को भी डेल्टा ओमेगा से। तो टोटल बैंडविड्थ रेजोनेंट के राइट साइड में डेल्टा ओमेगा, रेजोनेंट के लेफ्ट साइड में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के राइट में डेल्टा ओमेगा, लेफ्ट में डेल्टा ओमेगा। तो टोटल बैंडविड्थ कितनी हो गई माय डियर? टोटल बैंडविड्थ को ऐसे लिखते हैं, बैंड विड्थ कहां से? ओमेगा 2 से ओमेगा 1 तक है, तो बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। वैसे बैंडविड्थ को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये कितना होगा? 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैंडविड्थ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ का क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, चल तो आज हम लोग अपनी सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकाला है। आगे देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड उसके बाद इसका एक लास्ट टॉपिक बचा शार्पनेस एंड एलसी ऑसिलेशंस, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। ठीक है।